नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आपका स्वागत है। हमने अभी पिछले कितने दिनों से आप देख रहे हैं हम अलग अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हर तरह के चीज़ों पे हो रही है, कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं पे कुछ अवेयरनेस की कमी है, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात की। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। जी हाँ, भारत की जो न्यायपालिका है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सी चर्चा जो ऐसी होगी, जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, जो डेटा है वो मौजूद है, आप सभी को पता होगा। जी हाँ, लेकिन हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस में, स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मुद्दा आएगा मेन जुडिशरी सिस्टम का, वो आपको समझना पड़ेगा कि आज मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, ये आप लोगों के बीच में क्यों रखना चाह रहा हूँ मैं, ये आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के अंत में। तो देखिए, जुडिशरी सिस्टम यानी कि जो भारतीय न्यायपालिका है, उसमें आप देखते हैं कि हर किसी को पता है, हर कोई देखते हैं कि जो न्यायपालिका, जो कोर्ट रूम होता है, जहाँ जज बैठते हैं, मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं, ये लोग जहाँ पे न्याय सुनाया जाता है, सबके बीच में, वकीलों के बीच में मौजूद होकर के जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सुनाया जाता है। तो उसमें आप देखते हैं कि एक न्यायमूर्ति, ठीक है, यानी कि हम उसको ऐसे बोलते हैं कि हाँ, एक लेडी ऑफ जस्टिस, एक ऐसे आंखों पे काली पट्टी बांधे हुए, हाथ में, बाएं हाथ में वो तराजू बीम बैलेंस लिए हुए और दाहिने हाथ में तलवार लिए हुए होते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है, बस छोटे छोटे लाइनों में आपको बता दूं, आप लोगों को पता होगा बट फिर भी ये चीज़ें बता दूं कि देखिए, आंखों पे पट्टी इसलिए होती है ताकि जब फैसला सुनाया जा रहा हो तो उस समय कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इस तरह के कोई फैक्टर सामने ना आए निर्णय को जो है वो उथल पुथल करने में, कि हाँ गलत कोई फैसला हो जाए इस मामले में, कोई सामाजिक दबाव के कारण, कोई आर्थिक के कारण, इस तरीके। तो आंखों पे पट्टी इसीलिए है कि ताकि कोई भेदभाव ना हो पाए। राइट हैंड में जो तलवार है, तलवार का मतलब ये है कि स्वॉर्ड है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो मजबूत है सही निर्णय देने के लिए, वो मतलब वो अपनी रक्षा के लिए, कि हाँ ये पावरफुल है, इसके लिए बताने के लिए कि कितना पावरफुल है और सही निर्णय करता है। और लेफ्ट हैंड में जो बीम बैलेंस है वो है कि फेयरनेस के लिए, यानी फेयर यानी सब कुछ सही, समान, बराबर, सही, गलत कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए बीम बैलेंस है। कोई मतलब बायसनेस नहीं होगा, सब कुछ अनबायस्ड है। तो इसलिए ये जो है बाएं हाथ में तराजू होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम उसका सिंबल पढ़ लिए कि हाँ ये क्यों हुआ रखा रहता है आंखों पे पट्टी बांध के। अब हम आगे चलते हैं कि देखिए, जब जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में हम जाने, तो उसमें देखिए आईपीसी के बारे में आप लोगों को पता होगा। आईपीसी क्या है? इंडियन पिनल कोड है, ठीक है। वो कोड है जिसके अंदर में सारे जो अलग अलग तरह के जितने भी क्राइम्स होते हैं, यानी कि क्रिमिनल कंडक्ट्स जितने भी होते हैं, वो सब आईपीसी के अंदर में आते हैं। और उसके स्ट्रक्चर हैं बड़े से, ठीक है, जिसके अंदर में अलग अलग कोड लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें वेराइटीज हैं, जो लॉ पढ़ते हैं उनको पता है कि उसमें कितने सारे सेक्शंस लगते हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। मतलब आप क्राइम, अगर इस तरीके का क्राइम है, कोई हाफ मर्डर है, कोई फुल मर्डर है, कोई रेप का है, कोई चोरी का है, सबके लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं। तो सारे जो है कोड्स जो हैं, जो भी कंडक्ट यानी जो आचरण है, उसको किस तरह का दुर्व्यवहार आचरण है, कैसा है, उस सब के लिए एक अलग अलग डेफिनेशन है, यानी कि वो कोड है, ठीक है। तो वो इंडियन पिनल कोड के अंदर में आ जाती है। क्या आती हैं? जितने भी क्रिमिनल कंडक्ट्स हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। अब उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अब उसके अंदर में जब स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो उसमें आपने नाम सुना होगा किसी भी लॉयर को बोलते हुए, या जो न्यूली जो लॉ करते हैं या ट्रेनिंग में होते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं ऐसे सीनियर एडवोकेट्स के साथ, उनको आप सुनते होंगे या टीवी चैनल्स में भी सुनते होंगे, सीआरपीसी, सीपीसी, ये ऐसे कोड। सीआरपीसी क्या है, सीपीसी क्या है? तो सीआरपीसी क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। यानी कि क्रिमिनल जो एक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी हैं कोड्स हैं, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसीजर है, वो है सीआरपीसी होता है इन शॉर्ट। सीपीसी क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी जितने भी सिविल काम होते हैं, यानी कि किसी के जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का, इन तरह का जो केस होता है वो सिविल में आते हैं। तो उसमें आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है सीपीसी। और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें सारे मर्डर, चोरी, डकैती, ये सारी चीजें, रेप एंड ऑल एवरीथिंग दैट कम्स। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ये बहुत डिटेल में है, विस्तार से, ठीक है। ये शॉर्ट में, क्योंकि हम जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बिना कुछ उसके बारे में डिस्कस किए आगे उसमें क्या समस्या है वो हम नहीं गिना सकते। उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ बताना पड़ेगा। तो ये चीजें हम बताएं। उसमें भी देखिए अलग अलग प्रावधान होते हैं। हमें कोई भी चीजें दाखिला करना है, चाहे केस से रिलेटेड हो कुछ भी, तो उसमें एक नियम कानून है कि हमें कैसे उसमें पिटीशन डालना है, सारी चीजें कैसे अप्रोच करना है एडवोकेट से, फिर अपने जो गिवन डेट है, जो तारीख मिलती है, उस पर हमें किस तरह से वहां मौजूद होना है, क्या क्या प्रोसीडिंग्स हैं, वो पूरे बारीकी चीजें अंदर में है, ठीक है। वो मैं उस पे विषय पे जाऊंगा नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें।
तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ें होने में ज़माने क्यों निकल जाते हैं। अब हम आ रहे हैं आज के मुद्दे पे। आज का जो मुद्दा है हम उस पे आ रहे हैं कि ज़माना क्यों निकल जाता है इसमें। यानी कि कोई भी, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी, सिविल का अगर आप देख लें तो उसमें आप देख लें कि कितने जनरेशन्स निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी जस्टिस जो है वो नहीं हो पाता है। लंबे लंबे पेंडिंग होते हैं केसेस, चल रहे हैं लंबे समय से, ठीक है। तो इसके पीछे इसकी देखरेख कौन करेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि कहीं भी समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, कहीं भी इधर उधर सड़क पे चलते फिरते कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या होती है, हम पुलिस की मदद लेते हैं। उसके माध्यम से अगर वो किस तरह का है मामला, क्रिटिकल है, क्या है, हम कोर्ट की मदद लेते हैं। अगर हमें पुलिस से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां उम्मीद है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। हम यानी कि लास्ट हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। वो अलग बात है कि जहाँ फांसी की बात होती है उसमें लास्ट राष्ट्रपति तक जाया जाता है, जी हाँ। लेकिन हम ऐसे बात कर रहे हैं जो नॉर्मल, वहाँ हर रोज नहीं होता है कि लोग राष्ट्रपति के पास पहुंच रहे हैं, रोज फांसी की सजा हो रही है, लेकिन 99.99% तो हम न्यायालय के अंदर में ही निपटते हैं। किसी भी तरह के मामले हों, वकील से, कोर्ट से में जाकर के, जज के माध्यम से, मुश्किल से 0.1% होता होगा ऐसे केसेस सालों में जहां पे राष्ट्रपति तक जाती है बात। यानी कि फांसी की सजा रुकवाने के लिए, गलत तरीके से हुआ, फलाना है, फांसी की सजा रोक दी, माफीनामा लेकर के लोग जाते हैं, ठीक है, उसको साइड में रख दें। हम 99.99% वाले की बात कर रहे हैं जो डेली आपका मंडे टू सैटरडे कोर्ट में चलता है सुबह से शाम तक। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि हम घिस रहे हैं, हमें एडवोकेट्स, वकील जैसे भी हमें बताते हैं, हम उसमें क्या होता है उनको फॉलो करते चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ज़्यादा प्रश्न भी नहीं हम पूछ पाते, कुछ थोड़ी बहुत प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब मिलता है। ज़्यादा पूछने के बाद वो, आपको पता है कैसे रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि हर कोई अपने जो पावर है, यानी कि अपना जो ओहदा है, जो जिस चीज़ में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, जिस फील्ड में वो माहिर है, हर कोई दिखाता है अपने, ठीक है। ये आप हर जगह देखेंगे, सरकारी संगठन में हर जगह देखेंगे। यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं, क्लियर कट बात कर रहे हैं, वो आपको करते हैं। अब चूंकि ये लीगल मैटर है, आपके मन में सवाल बहुत सारे आते हैं कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाए आगे, हम एक बार लिख के कुछ भी साइन कर रहे हैं, चाहे वो गवाही हो, चाहे कोई भी एविडेंस में हम साथ में एडवोकेट के माध्यम से दे रहे हैं आगे कोर्ट में, कल के डेट में कुछ भी ऊंच नीच होगा तो बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना। इसलिए बड़ी सोच समझ के चीज़ों को तैयार करके आगे आपको जो भी अपना जवाब देना है वो आपको देना पड़ता है। लेकिन ऐसे में भी बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसको आप अननेसेसरी खींचा जाता है, क्योंकि देखिए हर पेशा हर कोई नहीं पढ़ सकता, उसकी थोड़ी बहुत ऊपर की जानकारी रख सकता है। उसमें आपको सामने वाला पैसे कमाने के चक्कर में आपको घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है ये तो न्यायालय को ही पता होगा, न्यायमूर्ति जो ऊपर बैठे हों उनको पता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मेरा यहाँ कहना है कि यहाँ 30-30 साल हो जाते हैं, केसेस पड़े हुए हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप आंकड़ा उठाइए, आप ऑनलाइन चेक कीजिए, ecourtservices.in पे जाकर चेक कीजिए। आप अपने स्टेट का चेक कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज, सिविल, क्रिमिनल, उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। उसमें भी उसके अंदर जितने सब कैटेगरी सेक्शंस हैं कि हाँ भाई ये फलाने केसेस में है, इतने सारे केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है, कितने साल से, यानी आप पूरा कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। एजिंग बना सकते हैं आप कि हाँ ये इतना पीरियड से पुराना है, ये 1 ईयर का है, 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर है, 5 ईयर, 10 ईयर, ऐसे करते करते आप यकीन नहीं मानेंगे, आप लोग में से बहुत, इतने लोग देखिए गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है सोसाइटी के अंदर में गलत हो रही है, उसको चेंजेस करने के हिसाब से हमको उस पर सर्च करना है, देखना है। क्योंकि डेटा, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ जो मुझे सारे डेटा पता रहेंगे, तो मैं उसको ऑनलाइन जो सर्टिफाइड साइट है उस पे जाकर के हम चेक कर रहे हैं, उस पे जाकर के आप भी चेक कीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिलेगी, पेंडेंसी। तो आप मानेंगे नहीं, हजारों केसेस ऐसे हैं जो मोर देन 30 ईयर्स से पेंडिंग है। कौन है उसका माई बाप? कौन उसको चेक करेगा? कौन देखेगा? ये क्यों है पेंडेंसी? हम देखिए, हम गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, हर जगह देखिए एक आपकी जो काम करने की जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, जो आपके हम बोलते हैं एसओपीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है काम करने का, सब कुछ वहाँ बना रहता है। एक बुक होता है, बिल्कुल संविधान जैसे है ना कि हाँ किताब है, उसके हिसाब से सारा कुछ होता है। उसी तरह हमें उस कंपनी में काम करने के लिए उसके प्रोसेस के पूरे डिटेल होते हैं, ठीक है। तो उसको हमें पढ़ना होता है और उसके हिसाब से काम करना होता है। और हर जगह एक टाइमलाइन होता है कि आपको इतने समय में इतने काम खत्म करने हैं। आप एक चीज़ बताएं, आप हर साल हमारा फाइनेंशियल ईयर रिव्यू होता है, अप्रैल टू मार्च चलता है, सेशन चलता है, लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, यानी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स फाइल करते हैं। यानी कि अभी
जैसे अगर हम 22-23 का कर रहे हैं यानी कि 23-24 का असेसमेंट किया यानी अपकमिंग, तो हम जो फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स वो कैसे फाइल कर रहे हैं, सारी चीजें कंप्लीट होने पे ना, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा क्लोज हो रहा है तभी तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। कोई भी कंपनी जितने प्राइवेट्स हैं आज वो अपने प्रॉफिट लॉस जो भी आपको बताती है, जो भी अपनी परफॉर्मेंस बताती है, वो ईयरली परफॉर्मेंस बताते हैं, क्वार्टरली, ईयरली छोड़िए क्वार्टरली वो बताते हैं। उसके हिसाब से इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमी है इंडिया का, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अप डाउन कैसे होती है, आप लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन अभी हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो किस वजह से बढ़ी, तो ये डेटा कैसे आते हैं? क्या 20-20 साल पेंडिंग छोड़ के डेटा आते? नहीं, ये तो इतने फास्टली हो रहे हैं कि हम क्वार्टरली अपने रिजल्ट शो कर रहे हैं। बैंक है, सोचिए, बाकी चीजों को साइड रख दीजिए, कितने करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में, बैंक प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट्स हो। वो देखिए वो कैसे अपने बैलेंस शीट को दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, वो अपना जो पूरे ईयर का ट्रांजेक्शन है वो कैसे दिखा रहे हैं, वो आपका क्वार्टरली बेसिस पे दिखा रहे हैं, मंथली क्लोजिंग करते हैं वो। यानी कि उनके पास टाइम नहीं है कि हाँ जनवरी का वो फरवरी में लेके चले जाएं। ये हर प्राइवेट कंपनी में भी होती है, गवर्नमेंट में भी होता है, ये फाइनेंस का रूल है कि आपको एवरी मंथ आपके काम फिनिश करने हैं, डेली के डेली आपके काम करने हैं। लेकिन ये कहीं कहीं प्रावधान होता है कि काम ऊपर नीचे होता है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको दिया जाता है कि हाँ आप एंड ऑफ द मंथ में इस मंथ का पिछले डेट का भी, अगर पुराने डेट का भी 10 दिन पहले का काम हो, आपके पास करने का प्रावधान होता है, लेकिन उस मंथ में आपको क्लोज कर देना है। डेट चेंज हो जाते हैं, फिर आप क्वार्टरली रिजल्ट शो करते हो, अपने परफॉर्मेंस शो करते हैं, ईयरली शो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यहां चेक करने वाला कोई नहीं है। जिस न्यायालय में हम हर समस्या को लेकर के जाते हैं, उम्मीद से जाते हैं, भरोसे से जाते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें न्याय मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, उस न्यायालय के अंदर में जो भी न्याय के लिए प्रार्थी होते हैं, जो प्रार्थना पत्र सौंपते हैं, पिटीशन डालते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, स्पेशली मैं बात करूं जो सिविल्स में होते हैं, उसमें बहुत लंबे लंबे समय तक चीजें पेंडिंग होती है। उससे देखिए कितना नुकसान होता है। अगर कोई जमीन के लिए, लैंड के लिए सिविल सूट अगर दाखिल कर रखा है, तो वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, ना वो सेल कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना उस पर कुछ कर सकता है, वो अपना कोई बिजनेस कर सकता है, उससे कोई अर्निंग नहीं होती, उसकी जीरो हो जाती है। यानी कि दोनों पार्टी जो करने वाला है, यानी जो प्लेंटिफ होते हैं और जो केस करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, और दूसरा जो डिफेंडेंट होते हैं जिसके ऊपर केस हुआ है, तो वो चीजें जो है उसमें आप देखिए कि दोनों कैसे खर्च भी हो रहा है। ठीक है, सामने वाला सच्चाई से किया है, उसका था, लेकिन सामने वाले ने अगर उसका मान लीजिए कि वो उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो अगला न्यायालय दौड़ रहा है, तो उसको आप समाधान कहाँ दे रहे हैं? इतने सालों तक तो वो बीत गया, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी वही केस को लड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है, जितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स के, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जो अपनी क्लोजिंग्स दिखाते हैं, तो इनके पास टाइमलाइन मिला है क्या? ऐसा थोड़ी है कि उनके पास काम कम होते हैं क्या? अगर आप ये बोले कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या उनके पास काम की कमी होती है? आपकी जिस तरह से केस होते हैं, वैसे उस कंपनीज में एक एक ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक भी ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो जाए, एक एक ट्रांजैक्शन कहने को एक होता है, लेकिन कोई कोई करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं बड़े कंपनीज में। एक ट्रांजैक्शन गलत इधर उधर होने पे कितनी बड़ी फजीहत होती है। तो वो ट्रांजैक्शंस कितने लाखों में ट्रांजैक्शंस करते हैं हर महीने। आप लाखों में केस लड़ते हैं क्या? एक ही कोर्ट की एग्जांपल ले लो आप, मैं एक कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं, उसका एक ब्रांच का, एक सिटी में एक ब्रांच का लाखों ट्रांजैक्शन वो कर लेते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस मिलाने के बाद आपकी एक सेशन कोर्ट में लाखों मुकदमे दर्ज होते हैं? मुझे नहीं लगता, नहीं होते हैं दर्ज। ये चेक करने की बात है, ये सोचने की बात है कि वहां पे ये सिस्टम क्यों नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखिए हम वहां पे ये सुनते आ रहे हैं पुराने, अरे ये फलाना केस है, सिविल का है, जमीन का केस, अरे ये तो पुश्तें बीत जाएंगी। क्यों हम ये सुनते आ रहे हैं? हम उस पर रिएक्शंस क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्यों पुश्तें बीतेंगे? यही तो कारण है कि इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि ये इतने सालों तक क्यों पेंडिंग है? फिर इसका जो फायदा है वो कौन लेगा, किसको मिलेगा ये फायदा? फायदा मिल भी नहीं रहा है। 30-30 साल, 35-35 साल हो जा रहे हैं, 40 साल हो जा रहे हैं। क्यों भाई? आपको डेडलाइन सेट करना चाहिए कि हाँ इतने साल में इसको आप खत्म करें, इसको इतने खत्म करें। आपको वहां पे सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। आपको ऐसे नहीं है कि हाँ वो सरकारी है, सरकार है, न्यायमूर्ति ऐसे चल रहे हैं जिसकी जो मनमानी करे, चाहे वहां एक बैठा हुआ नीचे क्लर्क हो, जो भी हो, उस लेवल में जो कोर्ट में बैठते हैं सबको अपने अपने काम ईमानदारी से करने और बिल्कुल फास्टली करने हैं, तरीके से करने हैं, बिना टाल बेटाल किए हुए। लेकिन बहुत टाल बेटाल होते हैं हर चीज के लिए, और सिर्फ टाल बेटाल इसलिए होते हैं ताकि कुछ पैसों की कमाई हो जाए। ये बहुत गलत बात है। ये हमारे न्याय जो जुडिशरी सिस्टम है इसमें ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अब तो नहीं होगा, अब के जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
आज मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ, कल के डेट में हजारों लोग ऐसी आवाज़ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ उठानी ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसे आवाज नहीं उठाएंगे तो ये चलते आएगा बस ये कि अरे ये कोर्ट की परंपरा है क्या कि अरे सिविल सूट है तो वो तो चलेगा आपको 2 दशक 3 दशक 4 दशक। क्यों भाई? हम रिएक्ट करेंगे। आपको अपने टाइमलाइन सेट करने पड़ेंगे कि हाँ ठीक है, आप इतना समय लें, साल भर लें, 2 साल लें, मैक्सिमम 2 साल 3 साल ठीक है, क्योंकि आपको इसमें बारीकी से जांच करनी है। फिर भी 2 साल में ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको। अगर इसको तरीके से इसके सारे प्रोसीजर्स पढ़े जाएं कि क्या होता है लॉ के अंदर में, सिविल सूट्स के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या देखा जाता है, तो मुझे नहीं लगता साल भर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको इसमें सिस्टम को पुख्ता करना पड़ेगा। आपको इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे यहाँ पे ऐसा क्या करना है कि जिससे ये सिस्टम में सुधार है। अब मैं ये अर्जी लेके किसके पास जाऊं कि हाँ जुडिशियरी सिस्टम के अंदर में ये सुधार करना जरूरी है? किसको दूं मैं ये अर्जी? ये अर्जी किसको देना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताएं कि हाँ ये अर्जी किसको देना होगा। यानी कि अगर हमें कहीं भी किसी भी जगह समस्या होती है, हम थाने जाते हैं, हाँ भाई फलाना ऐसे कर रहा है, हमारे घर में उसने ये कर लिया, फलाने घर में पड़ोस में उसने चोरी कर लिया है, यहाँ कोई बदमाशी कर रहा है, कोई इधर फालतू का परेशान कर रहा है, हम जाते हैं पुलिस में शिकायत करने। कहीं पर और इशू होता है, कहीं पर हम बड़े अधिकारी को जाते हैं, हाँ भाई मेडिकल लाइन में हो रहा है, हम उच्च अधिकारी को, मेडिकल ऑफिसर को मिलते हैं, हाँ भाई आपके हॉस्पिटल में ऐसे चल रही है, गलत दवाइयाँ दी जा रही है, फलाना है। तो उस तरीके से अगर मान लीजिए कि हम ये बोलते हैं कि हाँ वकील परेशान कर रहा है, आप वकील बदल लेते हैं, चलिए ये वकील परेशान कर रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बोलेंगे कि हाँ ये वकील हमें परेशान कर रहा है, हमसे फालतू के पैसे मांग रहा है, समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। लेकिन आपके ऊपर में जो भी न्यायमूर्ति बैठे हुए, जो जज बैठे हुए, जो न्यायालय सुनाते हैं बैठ के, तो वो उनके पास तो हम पिटीशन, उनके पास कहने का मतलब है कि हम तो अपना कंप्लेंट बॉक्स लेके नहीं जा सकते ना। तो हम उन तक ये मैसेज अगर मुझे देना हो कि हाँ आप अपने सिस्टम को सुधारें, तो हम वो एप्लीकेशन किसको दें, कहाँ लेकर जाएं? तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मुझे राय दें। मैं भी ये चीज़ें पता कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें सुनूंगा कि कहाँ सही होगा ये चीज़ें देना है इसके सुधार के लिए। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि मुझे कहाँ जाना होगा ये चीज़ें। और जैसा मैंने शुरू में बोला था आपको कि जो कोर्ट के बारे में आईपीसी, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो हु इज फादर ऑफ आईपीसी, ये 1834 में जो लॉ कमीशन बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे थॉमस बेबिंगटन मकॉले, उन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो 1834 में उन्होंने पहला ड्राफ्ट जो पेश किया था और वो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे। तो ये जानकारी देने के हिसाब से मैंने आपको दिया। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली कि इसके सुधार के लिए हम कहाँ पे जाके अपना प्रार्थना पत्र सौंपें, इसमें सुधार लाएं कि ताकि इसकी समय सीमा एक तय की जाए कि हाँ इतने समय में फलाना केस है, ये खत्म हो जाना चाहिए, रिजल्ट हो जाना चाहिए। खत्म नहीं, खत्म तो मतलब खारिज हो गया जैसे तैसे नहीं, विद सॉल्यूशन, प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए, इसका कॉन्सिक्वेंस निकलने चाहिए, तो वर्डिक्ट आने चाहिए कि हाँ भाई ये फैसला आया है, प्रॉपर फैसला आया है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं कहाँ जाऊँ, किसको सौंपूँ, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। वीडियो और भी कुछ आप एडिशनल आप इसमें अपने सुझाव देना चाहें तो ज़रूर सुझाव दें। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब लोग ऐसे ऐसे चीज़ों पे ध्यान दें अपने सोसाइटी के अंदर में। अपने जो सिस्टम ही है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, अपने जो सिस्टम उसमें देखें कहाँ लूप होल हैं, कहाँ पे कमियाँ हैं, उस पर आप आवाज़ उठाएं। ऐसा नहीं कि वो सदियों से चलते आ रहा है तो हम उसी को चलाते रहेंगे। अगर उसमें गलतियाँ हो रही है तो हम क्यों गलती करेंगे, हम क्यों उस गलती को करेंगे, हम तो सुधारेंगे ना। चलो यहाँ तक हो रहा था, अब बस, अब यहाँ से अब सही करना होगा, ये आवाज़ तो हम सबको उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद था यही था, जो शुरू में मैंने आपको जो 2-4 मिनट के लिए आपको बताया जुडिशरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम इस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल स्टेप वाइज ही चलेंगे। लेकिन मेन मुद्दा था मेरा यही कि बॉस जो लंबित मामले हैं उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इतने समय तक नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे समय सीमा तय होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। यानी कि जो क्लाइंट है उनको सताया ना जाए। बहुत गरीब ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको बहुत लूटा जाता है, पैसे ठग लिए जाते हैं, उनको ऐसे करके डरा धमका के, उनके केस के ऊपर डिपेंड करता है कैसा केस है। कोई ऐसे केस होते हैं, सीवियर होते हैं, जिसमें फंसे होते हैं, उनको लगता है कहीं जेल ना जाना पड़े, सम्मान पे, मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान पे ना ठेस पहुंचे, तो वो पैसे उनसे उटपटांग चार्ज कर लिए जाते हैं। उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई रसीद नहीं, कोई रिसीट नहीं, क्या फीस है उसकी कोर्ट की, कोई नहीं, कोई रिसीट नहीं देता, ये मेरी फीस है। कम से कम डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं, डॉक्टर भी बहुत कई डॉक्टर होते हैं जो आपको अननेसेसरी आपके खर्चे बढ़ा देते हैं, क्या है, लेकिन कम से कम रिसीट तो देते हैं, ये मेडिकल का हुआ, ये जांच का हुआ, ये उसका कंसल्टेंसी फीस का था, इतना ऑपरेशन का चार्ज हुआ, इतना मेडिसिन हुआ। यहाँ तो कोई रिसीट नहीं है, कोई रिसीट नहीं है, कोई तय फीस नहीं है। कहाँ हाँ ये फलाने वकील का है कोई फीस, क्या आप सिविल सूट के लिए आए हैं, ओके, क्या जमीन का है, ठीक है, ये आपका फीस है,
कोई है तय किया हुआ फीस, यहाँ आप इतने से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कागज़ में, कार्रवाई में, डॉक्यूमेंटेशन में जो लगते हैं वो एडिशनल है, लेकिन जो फीस होनी चाहिए कंसल्टेंसी, क्या है आपकी उसकी कोई वैलिडिटी कि हाँ इतना फीस लगेगा, इतने वैलिडिटी तक क्यों नहीं है? मतलब मनमानी जो चाहे जिससे जैसा है उससे पैसा ठग ले, ये चीज़ें गलत हैं। ये सारी चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों पे कार्रवाई कौन करेगा? जिनके पास हम सारी कार्रवाई करवाने के लिए आगे जाके प्रार्थना करते हैं, अब उनमें अगर कुछ सुधार लाना है तो हम ये किसके पास जाएं? ये राय आप हमें जरूर दीजिएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। और इसमें साथ आना पड़ेगा हर कोई को, इस जनरेशन के लोगों को आना पड़ेगा। हमारे युवा वर्ग जितने भी हैं, हमारे वर्ग के या हमसे भी जो और युवा हैं, हमसे कम है, उनको भी इन सब चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी सारी चीज़ों के साथ साथ सोसाइटी के अंदर में हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। कमी बेसी जो भी है उसमें आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, उसके सुधार के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज का यही था हमारा मुद्दा बात करने का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं कर रखे हैं अभी तक तो, और वीडियो को लाइक करें जरूर, ठीक है। और अपनी राय जरूर दें, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर।